क्या एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा पे अगर हम जाके 3 साल गुजारते हैं तो क्या हम एलिजिबल होंगे? बिल्कुल भाई, इट्स अ रूट टू योर पीआर। 2 साल अगर आपने इस वीज़ा पे काम कर लिया तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पे हमने न्यूजीलैंड के एक वर्क वीज़ा को डिस्कस किया लास्ट वीडियो के अंदर, और मैंने आपको बताया ये एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा होता क्या है, इसकी क्या बेनिफिट हैं, क्या आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, क्या स्किल सेट आपको चाहिए। अभी मैंने आपको शोबे नहीं बताए, मतलब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं बताई कि ये जॉब अवेलेबल है वहाँ पर। इंशाल्लाह वो हम आज की वीडियो में तफसील से देखेंगे। लेकिन जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किया, चूँकि मैंने आपको बताया था कि भाई ये वीज़ा आप $750, मतलब न्यूजीलैंड के जो डॉलर्स हैं 750 में हासिल कर सकते हैं, और ये 3 साल तक वैलिड होता है। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सर क्या न्यूजीलैंड पीआर नहीं देता? तो भाई इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आपको वो पीआर देता है। अगर आप वहाँ पे 2 साल गुजार लेते हो इसी वर्क वीज़ा पे, तो 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर अप्लाई करने के लिए। और फिर पीआर के बाद आपको पता है आगे पासपोर्ट का क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक आपका पहला सवाल, जो कि एक बड़ा अहम सवाल था, जो कि शायद हम पिछली वीडियो में स्किप कर गए थे, कि भाई पीआर देता है। बिल्कुल न्यूजीलैंड पीआर देता है, लेकिन 2 साल आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। और फिर ये भी सवाल था कि सर ये जिस वीज़ा के बारे में आप बता रहे हैं एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, क्या एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा पे अगर हम जाके 3 साल गुजारते हैं तो क्या हम एलिजिबल होंगे? बिल्कुल भाई, इट्स अ रूट टू योर पीआर। 2 साल अगर आपने इस वीज़ा पे काम कर लिया तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर कि सर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कोई भी वीज़ा हो, जाहिर बात है आपका अगला सवाल ये होता है कि सर सारी बातें छोड़े, हमें ये बताएं अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो भाई मैंने लिस्ट बना ली है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, मैं आपको अभी वो बारी बारी बताता हूँ। कॉपी पेंसिल पकड़ लो, चीज़ें नोट करनी शुरू कर लो, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और आपका कोई भी सवाल बाकी ना रहे। लें जी, सबसे पहली जो है हमारे पास, भाई आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। वो तो ज़ाहिरी बात होगा ना, लेकिन अब आप कहोगे सर ये क्या बिल्कुल बेसिक सवाल आप कर रहे हो कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ओ भाई आप यकीन नहीं करोगे, हमें व्हाट्सएप पे ऐसी ऐसी कॉल्स आती हैं कि सर साढ़े को पासपोर्ट नहीं गा, असी कैनेडा जा सकते हैं। सर पासपोर्ट सानू कैनेडा जाके मिलेगा, मतलब इस तरह के सवालात आते हैं। तो इसमें कोई हंसी मजाक की बात नहीं है भाई। देखो ना, जिसके पास जितना नॉलेज है उसने उस हिसाब से बात करनी है। तो मेरे लिए सारों की बातें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं उनको भी क्लियर करना चाहता हूँ जो ये सुन रहे हैं कि भाई पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और कम से कम 6 माह की वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा हो तो ज़बरदस्त, क्योंकि इसमें आपको पता है ना कि जब आपने 3 साल के लिए जाना है तो बीच में एक्सपायर हो जाना है, लेकिन वो एक्सपायरी की टेंशन नहीं होती, वहाँ जाके भी रिन्यू हो जाता है। उसके बाद भाईजान आ जाता है आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आसानी से बन जाता है, पुलिस स्टेशन में जाएंगे आप, अपनी रिक्वेस्ट देंगे, वो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देंगे। इसको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी कुछ लोग कहते हैं, पीसीसी इसको कहा जाता है। आप वो जाके बिल्कुल ले सकते हैं, और ये रिक्वायरमेंट अगर आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स। वो आपको न्यूजीलैंड वाले एम्प्लॉयर, बेसिकली ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, आपको इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। बहुत सारे काम तो आपके जो हैं वो एम्प्लॉयर ही आपको गाइड करेगा, जो कि आपको स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि ये एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा है। तो हमने एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर ढूंढ के जॉब सिक्योर कर ली, अपना वीज़ा, अब वीज़ा के प्रोसेस पे आ गए, स्पॉन्सरशिप लेटर हमारे पास आ गया। ये बाद की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स, जो भी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपने ये करना है, जिस तरह कनाडा का भी मेडिकल टेस्ट होता है, आपने किसी भी कंट्री में जाना हो तो उसका एक प्रॉपर मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स होती है, जो कि उनके स्पेशल उन्होंने एक मुख्तस किए होते हैं कि यार इन लैब से आपने करवानी है, ठीक है जी। उसके बाद आया था जी जेन्युइन इंटेंट टू वर्क इन न्यूजीलैंड, मतलब आपने अपनी इंटेंट शो करनी है कि यार मैं न्यूजीलैंड काम करने ही जा रहा हूँ, भागने के लिए नहीं जा रहा। ठीक है, एक लेटर हम लिख लेते होते हैं, इसको कवर लेटर कह लो। इस तरह का एक लेटर होता है जिसमें हम बताते हैं कि भाई हम आ क्यों रहे हैं इस वीज़ा के ऊपर, और पूरी तफसील बताते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वर्क वीज़ा फॉर्म है ING 101। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्म बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो आपकी एप्लीकेशन ही प्रोसेस नहीं होगी। बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म है, आपने फॉर्म फिल करना है। बड़ा सिंपल सा बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो उनको रिक्वायर होती हैं एम्बेसी को। किसी भी आपने विजिट वीज़ा भी अप्लाई करना हो तो आपको एक फ़ॉर्म फिल करना पड़ता है। तो ये भी वही एक वर्क वीज़ा फॉर्म है, इसको ING 1015 कहते हैं, और ये आपको कहाँ मिलेगा? न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो इमिग्रेशन वेबसाइट है। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन वेबसाइट लिख के गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। यहाँ आप इसका नाम भी लिखोगे ना ING 1015, तो भी आपको उसके पेज पे ये ले जाएगा। नहीं समझ आएगी फिर भी आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे लिंक मौजूद होगा, आपको वहाँ से भी ये मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं भाई ट्रैवल एंड अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये आपने उनको बतानी होती है एम्बेसी को। ज़ाहिरी बात है, जब आप
अक्रेडिटेड स्पॉन्सर वर्क वीज़ा पे जा रहे हो यानी कि अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा पे जा रहे हो तो ये ज़्यादातर जिम्मेदारी आपके एम्प्लॉयर की आती है। आपका एम्प्लॉयर आपको सारी तफसीलात भेजेगा कि भाई यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आप रहोगे, ये आपके ट्रैवल डेट्स हैं, ये मैंने आपकी टिकट्स बुक करवाई हैं, ठीक है जी। तो ये मोस्टली हैंडल्ड बाय द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर हैंडल करता है। उसके बाद आ जाता है जी नो ट्रैवल बैन इन द पास्ट। अब ये एक बड़ी अहम चीज़ है, आप पहले कहीं भी ब्लैक लिस्ट ना हुए हों, आपको कहीं पर भी बैन ना किया गया हो, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई यूएई सऊदीया से इस तरह से वापस आते हैं कि वो फिर दोबारा जीसीसी में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अगर आपके ऊपर कोई भी किसी भी कंट्री का बैन लगा हुआ है तो भाई फिर ये वीज़ा आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर तो आप कोई ऐसा मसला नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ज़रूर इसको अप्लाई करें, फॉर्म फिल करें ऑनलाइन जाके, बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी हैं वो साथ लगाएं, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। बस याद रखिएगा इसमें जो बैकबोन है ना, वो एक तो आपका फॉर्म है ING 1015 और जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है आपका CV और कवर लेटर। बहुत सारे लोग यहीं पे ही मार खा जाते हैं कि भाई सर हमने तो बड़ी अच्छी CV बना के भेजी थी, अब CV में क्या होगा, तस्वीर लगी होगी, बड़े फैंसी से फ़ॉन्ट शॉन्ट लगे होंगे। नहीं भाई, जो न्यूजीलैंड फॉर्मेट की CV होती है उसमें आपने सिंगल फ़ॉन्ट रखना होता है और चीज़ों को बड़े तरतीब से और टू द पॉइंट लेके चलना होता है, कहानियाँ नहीं सुनानी होती। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि भाई ये न्यूजीलैंड की CV कैसे बनाई जाती है। हर एरिया की एक अपनी है ना, आप यूरोप जाते तो यूरोपास चलता है, कनाडा जाते तो कनाडा के फॉर्मेट की CV चलती है, मिडल ईस्ट जाते तो वहाँ पर उनका एक अपना एक फॉर्मेट होता है, और अगर आप न्यूजीलैंड में आते हो तो यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड के फॉर्मेट की आपको CV भी चाहिए और आपको कवर लेटर भी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें मज़ीद क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगेन मैंने आपको वही बताया कि भाई इसके लिए आपको CV और वो कवर लेटर चाहिए होता है, लेकिन इसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मुझे पता है आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आनी और आप लोगों ने कमेंट्स आके करने हैं कि सर आप हमको CV बनानी सिखा दें, तो मैं आपको सिखा दूंगा, आपने उसकी फ़िक्र नहीं लेनी। अगला लेक्चर मैं इसी का ही कर देता हूँ, ठीक है, कि कैसे न्यूजीलैंड फॉर्मेट की CV बनाते हैं। अभी हम ये देख लेते हैं कि भाई आपको एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ है, एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है। भाई एम्प्लॉयर होगा, आपको ऑफर लेटर आएगा तो ही आप ये सारा काम करोगे। अब इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इनकी जो एक सबसे मशहूर ज़माना एक वेबसाइट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत चलती है और मैंने आपको पहले भी इसके ऊपर एक पूरी वीडियो भी बना के दिखाई थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, seek.co.nz, ठीक है। अब अगर आप seek.co.au कर दोगे तो आप ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पे चले जाओगे, seek.co.nz कर दोगे तो आप कहाँ पर आ जाओगे, आप न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे आओगे। यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपने फ़िल्टर करनी है अपनी जॉब, जो भी आपका प्रोफेशन है आपने उसको लिखना है, सर्च करना है, उससे रिलेटेड बेशुमार आपके पास जॉब्स आ जाएंगी। आपने वहाँ पर जाना है, एम्प्लॉयर्स को क्या करना है, अपनी CV और कवर लेटर भेजने हैं। याद रखना अगर न्यूजीलैंड फॉर्मेट की होगी तो आपको 2 महीने के अंदर चांसेस हैं कि आपको जवाब आ जाएगा, लेकिन अगर आपकी फॉर्मेट सही नहीं होएगा तो आपको फ़िल्टर आउट ही नहीं करेंगे। यहाँ पर उन लोगों ने ना अपने पास एक सॉफ्टवेयर रखे होते हैं जो कि CVs को भी छांटी करते हैं। अब उनके पास इतनी CVs आई होती हैं, छांटी करना मुश्किल होता है। मैं आपको टिप्स बताऊंगा, तरीके बताऊंगा कि आपने अपनी CV को कैसे बनाना है ताकि आप उनकी सर्च लिस्ट के अंदर आ जाओ। उसके बाद एक है जी nz.jora.com, nz.jora.com, ठीक है। उसके बाद है trademe.co.nz, ये आप नोट करते रहें, ठीक है। मैं बड़ा आराम से बोल रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। trademe, trademe.co.nz, ये 3 जो वेबसाइट्स हैं जो कि न्यूजीलैंड के लिए स्पेशलाइज हैं, मतलब seek.co.nz। फिर उसके बाद एक साइड है nz.jora.com, फिर उसके बाद है trademe.co.nz। ये 3 वेबसाइट्स आप नोट कर लें और तीनों पे जाएं और जॉब्स की तलाश शुरू करें। उसके बाद जो रेगुलर साइट्स होती हैं वहाँ पर भी हंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद इंडीड हो गया, गूगल जॉब्स हो गया, ग्लास स्टोर हो गया, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जॉब्स मिलने की अपॉर्चुनिटी होती है। एक चीज़ का आपने अब ख्याल रखना है, पहले तो आपने एक्रेडिटेड लिस्ट, जिसका मैं लिंक ऑलरेडी वीडियोज़ में लगाता आ रहा हूँ, आपने एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में से अब एम्प्लॉयर्स को रब्ता करना होगा तो आप उन एम्प्लॉयर्स को आके लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हो, गूगल पे ढूंढ सकते हो, इंडीड पे ढूंढ सकते हो। तो इन एम्प्लॉयर्स ने अपनी जॉब वैकेंसीज पोस्ट की होती हैं। और मज़े की बात यह है कि ये कोई एम्प्लॉयर्स फिक्स नहीं हैं, ये एम्प्लॉयर्स वक्त के साथ बढ़ रहे हैं। जो भी शख्स, जिस तरह आप अप्लाई करते हो इस प्रोग्राम के अंदर, इस
आप बेसिकली ढूंढते हो एम्प्लॉयर को, उससे ऑफ़र लेते हो और फिर एम्बेसी जाके अपना वीज़ा लगवाते हो। जबकि एम्प्लॉयर का काम होता है कि इस लिस्ट में अपने आप को इनरोल करवाना है। वो एम्प्लॉयर्स जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक ओवरसीज़ से आने वालों को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार होते हैं, उनको ही एक्रेडिटेड लिस्ट के अंदर इनरोल किया जाता है। यही वजह है कि जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, एक तो ये जॉब बासानी दे देते हैं, प्लस फैसिलिटीज़ देते हुए उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें फैसिलिटेट करना है ओवरसीज़ को, तभी वो हमारे पास टिकेंगे 3 साल के लिए। और दूसरी बात ये है, गवर्नमेंट के भी वो पाबंद है कि भाई अगर आप गवर्नमेंट की इस लिस्ट के अंदर इनरोल होना चाहते हो तो आपने ये फैसिलिटी अपने मुलाजमीन को देनी ही देनी है। पाकिस्तान वाला सिस्टम तो है नहीं कि भाई बस लिख दिया और दिया नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई मसला हो, आपकी एक कंप्लेन पे उस बंदे की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद अगेन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि भाई बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर कितनी देर में एम्प्लॉयर हमें जवाब देगा। तो भाई एम्प्लॉयर आपको यूजुअली 2 से 3 महीने लेता है, टाइम लेता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, उसके बाद ढेर लगा हुआ है। तो अगर आपको जवाब आना हुआ तो 2 से 3 महीने के अंदर आएगा, लेकिन अगर आपकी सीवी और कवर लेटर इसी फॉर्मेट पे बने होंगे। आज हमने देखा कि भाई रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस वीज़ा के लिए, और उम्मीद है आपने वो नोट कर ली होगी। सेकंड हमने ये देखा कि आपने एम्प्लॉयर्स कहाँ से ढूंढने हैं। ठीक है, मैंने आपको वेबसाइट्स बता दी, उम्मीद है आपने वो नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो मेन हमारा एक काम रह गया है ना, इंशाल्लाह मैं आप उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि भाई आपने सीवी कैसे बनानी है और कवर लेटर कैसे बनाना है। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो भाई वो देख के आओ, ताकि आज की वीडियो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। और अगर आज की वीडियो आपने देख लिया तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो यानी कि सीवी और कवर लेटर की आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। ठीक है, आखिर पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि भाई हम वीज़ा सर्विसेज ऑफ़र नहीं करते। बराए मेहरबानी हमारे नंबर पे कॉल करके मेरी टीम को तंग करने की बजाय, उनसे बदतमीज़ी करने की बजाय थोड़ा सा इखलाक के दायरे में रहते हुए ये चीज़ समझें कि ये चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए हैं, आपसे पैसा बटोरने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में आगे कहते हैं कि सर आप तो जो है ना लोगों से फ़ीसें निकलवाने के चक्कर में ये वीडियोस बना रहे हैं। भाई कोई एक बंदा आ जाए जिससे हमने फ़ीस चार्ज की हो वीज़ा लगवाने की, तो भाई हमारे हाथ खड़े। ठीक है, हम कोई सर्विसेज नहीं ऑफ़र करते भाईजान। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप किसी पे बहतान लगाएं, थोड़ा सा इखलाक के दायरे में रहें, ताकि पता चले कि आपका ताल्लुक़ भी किसी अच्छे ख़ानदान से है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।